हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरप्रेन्योर्स अनप्लग्ड, योर गो टू स्टार्टअप एंड बिजनेस पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कृष्णा बायो पैकेजिंग से मिस्टर मुकुल द्विवेदी से। उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी हमारे साथ शेयर करी। ये वीडियो उसी एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम उनके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कैसे किया और उनकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सर, हमने अभी तक बात करी कि सर्टिफिकेशंस में कितना टाइम लगा एंड हम फंडिंग की बात कर रहे थे। सो आपने इन्वेस्टमेंट करवाई, इन्वेस्टर ढूंढा या लोन पिक किया, क्या सीन था फाइनेंस? देखिए, मैंने एक्चुअली लोन लिया था बैंक से। बैंक में मेरा लोन 2020 दिसंबर में मेरा बैंक में लोन सैंक्शन हो गया था। ओके। और हमें मशीन इंपोर्ट करनी थी फ्रॉम चाइना। तो ये भी एक बहुत अच्छी किस्सा है और काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था भोपाल का। सर, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ हाँ। कि हमने 2020 में जैसे ही हमारा लोन सैंक्शन हुआ तो सबसे पहले हमें बैंक से टर्म लोन का पेमेंट करना था। तो हमने मशीन के लिए पेमेंट किया। एक इम्पोर्टर था फ्रॉम विशाखापट्टनम। ओके। नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि वो केस ख़त्म हो चुका है। तो विशाखापट्टनम से एक इम्पोर्टर था जो मशीन इंपोर्ट करता था चाइना से। ओके। उसका भोपाल में भी ऑफिस था, यहाँ पे भी स्टाफ उनके रहते थे। तो लॉकडाउन के समय पे थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी। तो मैंने कहा कि अब अपन कहीं जा तो सकते नहीं हैं, तो अपन भोपाल का अगर अपने को वेंडर मिल रहा है कोई, तो अपन उससे कांटेक्ट करके और अपन मशीन का प्रोक्योरमेंट करते हैं वहाँ से। लोकल का ही है, अपने को सर्विसेज भी मिलेंगी, सारी चीज़ें हैं। भोपाल का ही उनका सारा एड्रेस था। वहाँ पर जा कर के मैंने उनसे बात करी। ही विल कम फ्रॉम हैदराबाद, और वो भी यहाँ पे आए और उनसे भी हमारी चर्चा हुई, सारी सब कुछ सेटल हो गया। मशीन की पेमेंट करनी थी मेरे को, तो मैंने बैंक से उठा करके 60 लाख रुपीज़ उनको पेमेंट करी थी। और पेमेंट के बाद में मेरी मशीन आनी थी मार्च 2021 में। मार्च 2021 में मेरा प्लान भी पूरा इस्टेब्लिश होना था। और मार्च 2021 में मशीन जब आनी थी तो 10 मार्च की डेट दी गई मेरे को कि आपकी मशीन कंटेनर आ गया है। 10 मार्च को आप बैलेंस पेमेंट अपना करके और आप अपना मशीन ट्रांसपोर्ट करवा लीजिएगा चेन्नई पोर्ट से। ओके। दैट्स मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैंने उनको 8 तारीख को कॉल किया। मैंने कहा सर मशीन का क्या पोजीशन। सो वहाँ से मेरे पास फ़ोन पे बोला जाता है कि वो पेमेंट आप करवाइए 100%, और जब तक मेरे पास पेमेंट नहीं आएगा और मैं आपको पेमेंट मशीन रिलीज़ नहीं करूँगा यहाँ से। ओके। सो जो बैंक का प्रोटोकॉल रहता है और जो भी उनका सिस्टम रहता है, उस हिसाब से मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप एक काम करिए, आप मेरे को एक डिमांड नोट दे दीजिए अपने पेमेंट का। सो मैं बैंक में सबमिट करके और आपका पेमेंट रिलीज़ करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट डे उन्होंने, जब मैंने डिमांड नोट उनसे मांगा और डिमांड लेटर मांगा, सो उन्होंने मेरे से बोल दिया कि सर वो मशीन तो अब मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, और आपका जो पैसा है वो अब आप जैसे भी आपको लेना हो आप वसूल कर लीजिए मेरे से। आप कोर्ट जाइए, आप केस करिए, वॉट एवर यू वांट टू डू। अब मैं आपको मशीन नहीं दे पाऊँगा और आपको जो करना है वो कर। अब लॉकडाउन का टाइम था और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब हम तो मतलब हैंड टू माउथ हो गए बिल्कुल कि साहब लोन लिया हमने बैंक से और वो लोन चला गया है पार्टी को, और वो डिनाई कर रहा है मशीन देने के लिए। मशीन की डेट आ गई हमारे पास। बैंक वाले हमसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि मशीन आपका कब आ रहा है, कब आ रहा है। हम उनको भी जवाब नहीं दे पा रहे, हम इधर भी उलझ गए। देन उसके बाद फिर हमने पुलिस में क्राइम ब्रांच का सहारा लिया और फिर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, उसके काफ़ी लोगों के पास जाना पड़ा। बट लेकिन हम जहाँ जहाँ गए हमको हर जगह पे हेल्प मिली और हर जगह पे हमको सहयोग किया गया। और अगस्त 2021 में फिर वो हाई कोर्ट में आकर के, और उस बंदे ने हाई कोर्ट तक गया था ये केस मेरा। फ्रॉम मार्च टू अगस्त हाई कोर्ट तक गया था। 2 बार उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई उसने, वो रिजेक्ट हुई। और लॉकडाउन का टाइम तो पुलिस वहाँ जा नहीं सकती, फोर्जरी का और फ्रॉड का केस था। सो बहुत मेहनत करनी पड़ी उस लॉकडाउन में। हमको डेली निकल करके क्राइम ब्रांच जाना पड़ता था, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, किसी ऑफिसर से मिलना, कोई सवालों के जवाब देना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतना आसान नहीं होता है किसी भी बिजनेस को खड़ा करना। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको जो बोल करके गए हैं कि बिना मेहनत के बेटा कुछ भी हासिल नहीं होता। सो बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के ये सब हासिल हुआ। तो अगस्त में हमको उन्होंने पेमेंट रिफंड किया। तब तक हमको काफ़ी इंटरेस्ट लॉस और वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। बट लेकिन एक हिम्मत बरकरार थी, एक जोश बरकरार था कि नहीं, अब जब बीड़ा उठाया है तो इसको पूरा करके जाना है अपने को।
सो बस ये एक ऐसी चीज़ है फ्रॉड फॉर्जरी जो हमारे माइंड में इंस्टेंटली नहीं आती, बट जब या तो किसी का किस्सा हम सुनते हैं या हमारे साथ खुद होती है वो जी चीज़, बिल्कुल तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये भी हो सकता था। बिल्कुल। अभी काफ़ी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि कुछ मशीन्स वाले हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। आप पूरा देख परख करके अपने सीएस से बोलें, आप उनका वेंडर वेरिफिकेशन करवाएं। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जीएसटी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला किस लेवल पे बिजनेस कर रहा है अपना, उसने लास्ट मंथ के अपने जीएसटी रिटर्न्स भरे हैं या नहीं भरे हैं, उसका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, ये सब पूरा चेक करके और फिर जाने का है। कोई भी बिजनेस आज कोई भी बोल रहे हैं कि साहब 10 लाख रुपए में करोड़ों रुपए का बिजनेस बनता है, पॉसिबल नहीं है। आज आप जब करोड़ों लगाते हैं तब लाखों निकल करके आ पाते हैं। टैक्सेशन है, दुनिया भर के और खर्चे हैं, हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं। तो ऐसे इतना इजी टास्क नहीं होता कुछ भी कि आपने यूट्यूब पे देख लिया और आप बिजनेस करने चल दिए, दैट इज नॉट गुड। इनसाइट्स लेने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए तो आप रिसर्च प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, बिल्कुल। बट एक जगह पे कहीं रिसर्च करते करते आपका बिजनेस साइड बाय साइड नहीं बिल्ड हो रहा, जी सो आपको निकलना पड़ेगा घर से बाहर, मेहनत भी करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस सब होगा, बिल्कुल बट आपको चलते रहना है बस। बिल्कुल। जी। सो आपने बताया कंपोस्टेबल बैग्स का, सो ये किस मटेरियल से बनता है? ये PBAT करके ग्रेनुअल आता है, ओके। जो अभी एक्चुअल में इंडिया का ये बताया जाता है इस तरीके का भी, मैंने तो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं समझी उस तरीके से, बट लेकिन कॉर्न स्टार्च बेस्ड और प्लांट पॉलीमर बेस्ड, जैसे अपन, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, रबर जो निकलता है वो रबर प्लांट से निकलता है। ओके। और उससे टायर और रबर और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हाँ। उसी तरीके से कुछ प्लांट रेजिन्स होते हैं, वो प्लांट रेजिन्स, जैसे दाल का पेड़ होता है उसमें से रेजिन निकलता है। सो जो भी इस तरीके के प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक बेस्ड पॉलीमर होते हैं उनको लेकर के प्लस कॉर्न स्टार्च के साथ उसकी कंपाउंडिंग करके ओके। और पॉलीमराइजेशन करके और ये ग्रेनुअल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड PBAT। सो उस PBAT जो रहता है वो उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है, वो मेन पॉलीमर जो रहता है वो PBAT होता है। उसके साथ और वो इंपोर्ट होता है चाइना से। वो यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि इंडिया का जो वेदर है या जो भी है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। ओके। दैट्स वाई वो अभी चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। चाइना में काफ़ी फर्म है उसकी, और वहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट काफ़ी इजी है, उसमें कोई भी मतलब हेजल फ्री इंपोर्ट रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। सो वहाँ से वो पॉलीमर मंगाते हैं। फिर अब उस पॉलीमर से यहाँ पे कुछ कैल्शियम बेस्ड फिलर बनते हैं, उसकी कॉस्ट नीचे लेकर के आने के लिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हायर रहती है। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉलीमर डालने पड़ते हैं जो कि PBAT और कैल्शियम दोनों को मिक्स करके और कंपाउंड बना करके और वो उसका भी पॉलीमराइजेशन करते हैं, वो भी ग्रेनुअल्स ही होते हैं। अब इसको हम एक रेशियो में डाल करके और कॉस्ट इसकी नीचे ला करके और उसके बाद इसका फिल्म बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि LLDP आता है, तो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ये प्लास्टिक का क्रूड का प्रोडक्ट होता है, ग्रेनुअल्स, जो रिलायंस सप्लाई करता है और काफ़ी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां सप्लाई करते हैं। तो वो फिल्म बेस्ड पॉलीमर रहता है, उनसे फिल्म बनाया जाता है। तो वो फिल्म जो बनता है उससे फिर बैग्स बनाए जाते हैं। फिल्म से रोल बनता है, रोल से बैग बनते हैं। ओके। सो ये पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग वो रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसको समझने के लिए भी आपको काफ़ी टाइम चाहिए, कि आपने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी होगी तब इस प्रोसेस पे पहुंचे होंगे कि हाँ ये प्रोसेस भी हो सकता है। जी ठीक है सर। सो कंपोस्टेबल बैग्स में हमारा जैसे कॉर्न स्टार्च एंड प्लांट स्टार्च से बनता है, उसका ग्रैनुअल आप इंपोर्ट कर जी। तो अभी टोटल आपके पास कितनी मशीनरी है? मेरे पास तकरीबन 8 मशीनरी है, जिसमें हम लोग एक्सट्रूजन करते हैं। एक्सट्रूजन मतलब ग्रेनुअल से फिल्म ब्लो करते हैं, ब्लोइंग फिल्म यूनिट रहता है। तो ये ग्रेनुअल एक एक्सट्रूजन मशीन रहती है, उसके अंदर इसको मेल्ट करते हैं हम हीटिंग पे, और उसके बाद उससे एक्सट्रूजन करके एक बलून उठाया जाता है। बलून का हम साइज़ देख लेते हैं, जो बैग हमें चाहिए रहता है उस साइज़ का हम बलून निकालते हैं, और वो बलून ब्लो होकर के और उसके बाद रोल फॉर्म में, पहले रोल फॉर्म में उसको रोल्स बना लेते हैं हम लोग, जैसे 20-20 किलो के 25-25 किलो के रोल बनते हैं। उसके बाद एक सीलिंग कटिंग मशीन होती है,
जिसमें बॉटम सीलिंग होती है, ऊपर आपने देखा होगा हैंडल में सीलिंग रहती है, स्टिचिंग रहती है, और नीचे भी बॉटम में सीलिंग रहती है। तो वो सीलिंग मशीन जो है वो उसको स्टिच करती है। उसके बाद एक पंचिंग मशीन होती है, वो उसको पंच काट करके और हैंडल बनाती है, जिसमें से आपने देखा होगा यू कट ऐसा जब पंच कटता है तो वो हैंडल कर अपने आप रूप ले लेता है। ओके। उसके बाद फिर पैकिंग करके और हम लोग वो सप्लाईज करते हैं यहाँ पे भी कैरी बैग। सो अबाउट कंपोस्टेबल बैग्स, ये पेपर बैग से और नॉन वुवन से कैसे डिफरेंट है? देखिए, पेपर बैग जो रहता है, पेपर बैग में मजबूती जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। पेपर बैग लाइट आइटम्स उठाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए वो ओके है। जैसे केक उठाना हो तो आप उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 2 किलो से ज़्यादा आप पेपर बैग में यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, पेपर बैग्स बनाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, क्योंकि जब आप पेपर पल्प रिसाइकलिंग करते हैं तो आपको 40 टाइम्स ज़्यादा पानी का यूज़ होता है पेपर को रिसाइकल करने में। तो वहाँ पे पानी का भी उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा पानी भी वेस्ट जा रहा है पूरा, और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है उसको बनाने में, क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जगहों पे वो जब वो रिसाइकल होता है और जब बनता जाता है तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसके। तो जब उसके थ्रू वो निकलता है तो कम से कम 40% एनर्जी ज़्यादा लेता है फ्रॉम प्लास्टिक और फ्रॉम कंपोस्टेबल। ओके। एंड नॉन वुवन में? नॉन वुवन बैग्स जो हैं वो एक्चुअल में नॉन वुवन की भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हाँ, कि नॉन वुवन बैग्स जो हैं एक्चुअल में जब यहाँ पे इंडिया में प्लास्टिक बैन हुआ, सो यहाँ पे जितने भी रोड पे आप देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट पड़ा रहता है, जो नालों में नदियों में आपको प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं और ये सब जो रहता है, दैट इज़ कॉल्ड, हम लोग इसको बोलते हैं रोड वेस्ट। ओके। सो इस रोड वेस्ट को जब कलेक्ट किया जाता है और रोड वेस्ट को हम लेकर के जाते हैं तो वो एक अलग अलग कलर के प्लास्टिक्स रहते हैं। हाँ। जो रिसाइकल हम करेंगे तो एक बड़ा भदरंगा सा कलर निकलता है। हाँ। मतलब कोई भी एक कलर नहीं आएगा उसका, क्योंकि हमने उसमें ब्लू बैग भी डाला हुआ है, ब्लैक भी डाला हुआ है, रेड भी डाला हुआ है, येलो भी, वाइट भी डाला हुआ है। सो वो एक भदरंगा से, अब उस प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करके और उसके ग्रेनुअल बना करके और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता था, ये चीज़ वापस चाइना वालों ने सिखाई। चाइना वालों ने क्या किया, चाइना सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है प्लास्टिक का। ओके। सबसे बड़ा डंपिंग जो है वो अब पूरे वर्ल्ड का जो भी प्लास्टिक रहता है वो पूरा चाइना उठाता है। सो ये रोड वेस्ट और ये सब जो यहाँ पे सेग्रीगेट होकर के, और जो आपने कबाड़ी देखे होंगे आपके यहाँ से भी लेकर के जाते हैं काफ़ी चीज़ें, सो जब वो लेकर के गए और उन्होंने देखा कि यार इसका कलर तो बहुत डिफरेंट टाइप का निकल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इतना माइक्रो फाइबर और माइक्रो थ्रेड बनाया उसका चाइना वालों ने अपनी टेक्नोलॉजी से, कि उस जब इतना पतला कर देंगे उस थ्रेड को तो उसका कलर ही नहीं समझ में आएगा, उसका एक ही कलर रहेगा। सो उस थ्रेड को बना करके और उन्होंने लूम्स तैयार करे, और वो लूम्स जो है वो लूम्स आज हमारे पास आते हैं एज ए नॉन वोवन बैग्स। वो लूम्स से नॉन वोवन बैग बनते हैं, और वो लूम्स किससे बने हुए हैं, रोड वेस्ट, पॉलीप्रोपिलीन, प्लास्टिक का ही एक रूप है पॉलीप्रोपिलीन, और उसमें सारे प्लास्टिक मिक्स हैं, और वो उन सारे प्लास्टिक से वो थ्रेड बनाया गया, थ्रेड से लूम बनाया गया, लूम से अब आपको बैग्स दिए जाते हैं। आप जब भी नॉन वोवन बैग्स को जलाएंगे तो वो ड्रॉप करके टपकेगा, की तरह, और उसमें से जो फ्यूम्स निकलेंगे और जो गैसेस निकलेंगी वो हैजार्डस रहेंगी पूरी। आप कभी भी देखेंगे बहुत गंदी स्मेल करेगा जब वो जलेगा। और इसी के साथ मैं कंपोस्टेबल का भी बताऊंगा, जब आप कंपोस्टेबल को जलाएंगे तो वाइट स्मोक निकलता है उसमें से, जो कि बदबूदार नहीं रहता बिल्कुल भी, और थोड़ी देर लगती है, थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, वो टपकेगा नहीं, कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे जलने के बाद में वो वाइट ऐश में, जब ठंडा होगा जैसे ही आप उसके ऊपर उसको मसलेंगे जैसे ही, तो वाइट ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्टेबल। ये कंपोस्टेबल की खासियत है। मतलब कोई रेसिड्यू नहीं है। और आपको बचपन से अपन ने सुना ही होगा कि जब ऐश जो रहती है, ऐश से हमारे यहाँ पहले बर्तन धुलते थे, हाँ। ऐश से हमारे यहाँ पहले हाथ धोए जाते थे, और ऐश को सबसे अच्छा फॉर्म माना गया है एंटी बैक्टीरियल। सो ऐश जो होती है वो उसमें से सारी चीज़ें टॉक्सिक्स और सारी चीज़ें निकल जाती हैं, जो चीज़ ऐश हो जाता है, और वो आसानी से मिट्टी में घुल जाता है और फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो उसी तरीके से हमारा कंपोस्टेबल बैग भी फर्टिलाइज़र की तरफ वर्क करता है। ओके। सो मतलब हमें ये लगता था या लगता है भी कुछ लोगों को कि नॉन वुवन बैग्स जो होते हैं वो कपड़े के बने होते हैं। सो वो एक मिथ हो गया एक तरीके से। मिथ हो गया, एक्चुअल में उसको प्रमोट वैसे किया जाता है।
और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, या अपन एक तरीके से बोलें कि एक नया प्रोडक्ट लेकर के आना था प्लास्टिक बैन के बाद, तो इस प्रोडक्ट को लेकर के आया गया उस बाजार को कवर करने के लिए। जबकि नॉन वोवन बैग्स 100% प्लास्टिक ही है वो, मेरे हिसाब से प्लास्टिक के अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कपड़े का तो उसमें नाम मात्र का भी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप देखेंगे तो कपड़ा, अगर अपन कपड़ा कॉटन ही बोलेंगे तो कॉटन का आपको उसमें से एक भी अगर कभी टेस्टिंग की जाए तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ पे भी 60 GSM के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60 GSM के ऊपर नॉन वोवन बैग्स को अप्रूव किया है ओके। चलने के लिए, यूज करने के लिए। बट आप जब मार्केट में जाकर के देखेंगे तो आपको इतने पतले पतले नॉन वोवन बैग्स दिखाई देंगे, हाँ। और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी नालियां चौक कर रहे हैं। वो जाकर के जब नॉन वोवन बैग्स फंस जाते हैं तो नालियां चौक, हमारे यहाँ जो पानी भर रहा है शहरों में, वो सिर्फ उसका कारण यही है, हमारी नालियां चौक होती हैं, हमारे नाले चौक हो रहे हैं, हमारी नदियों में वो जा रहा है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माइक्रोफाइबर्स, उसमें रेशे जो हैं वो माइक्रोफाइबर, कभी भी आपने देखा होगा, अपन जनरली अभी बात कर रहे हैं, एकदम से कभी भी आपकी आंख में ऐसा लगता है आपको कि कुछ चला गया, एकदम नाक में ऐसा लगता है कि कुछ फाइब्रस चला गया, दैट इज माइक्रोफाइबर्स, जो उस नॉन वोवन बैग से निकल करके और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल चुके हैं। और वो हमारे खाने के साथ भी अंदर जा रहे हैं, हमारी आंख में भी जा रहे हैं, हमारी नाक में भी जा रहे हैं, वो बॉडी के अंदर वो माइक्रोफाइबर्स हमारे अंदर जाते जा रहे हैं, दैट इज पॉलीप्रोपिलीन। सो ये एक सबसे बड़ा इस समय वो चल रहा है कि मतलब लोगों ने मेंटालिटी बना ली है कि नॉन वोवन है तो दैट मींस वो कपड़े से बना हुआ है। जी 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 बिल्कुल, कपड़े का उसमें कोई भी नहीं है, नाम मात्र भी उसमें कपड़ा नहीं पाया जाएगा बिल्कुल भी। और आई गेस वो पतला भी इसलिए करते जा रहे हैं ताकि क्वांटिटी बढ़ती रहे, क्वांटिटी बढ़ती जाए, प्राइसिंग तो सेम चल ही रही है, क्वांटिटी बढ़ती बट लेकिन आप एक जगह पे और देखें तो नॉन वोवन मेरे हिसाब से तो किसी भी काम का नहीं रहता, क्योंकि नॉन वोवन में अगर कोई आदमी बोले कि आटा डालो आप इसके अंदर, तो वो तो जालीदार है, आटा उसके अंदर से बिखरने लगेगा, उसके अंदर बेसन नहीं डाल सकते, उसके अंदर दालें नहीं डाल सकते। हवा आर पार क्रॉस होने के कारण उसमें मॉइस्चर भी जल्दी जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप उसके अंदर रखेंगे तो वो तुरंत उसमें हवा जैसी लगेगी तो वो मॉइस्चर पकड़ेगा। जबकि कंपोस्टेबल में ऐसा नहीं है, कंपोस्टेबल में हार्ड ब्लॉकिंग है पूरा, तो हवा आर पार नहीं जा पाती, जो भी आपने चीज़ अंदर डाली वो इंटैक्ट हो जाती। तो सर ये तो बात हो गई रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की। सो मार्केट के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे यूसेज है, कैसे लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें 2-3 बातें बोलना चाहूँगा कि नगर पालिका, नगर निगम जो है वो सबसे पहले आज जाकर के और आक्षेप लगाती है, या प्लास्टिक के लिए जो बैन हुआ है उसके लिए सबसे पहले वो लोग होलसेलर्स के पास जाते हैं, और सबसे पहले जो सब्जी मार्केट और फ्रूट मार्केट और वहाँ पे जो चल रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को पकड़ते जा करके। उससे कुछ होने वाला है नहीं। इसको अगर आपको सही तरीके से प्रमोट करना है तो सबसे पहले आपको बड़े जितने भी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, कॉरपोरेट्स में आज हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट्स में बहुत सारे लोगों ने, जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी है जो पैकेजिंग करती हैं अपनी, बहुत सारे यूटेंसिल्स कंपनी है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, वो लोगों ने अब कंपोस्टेबल को एज ए इनर पैकिंग यूज़ करना शुरू कर दिया। आप कभी भी देखते होंगे कि एक बॉक्स रहता है, कोरोगेटेड बॉक्स रहता है, कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, उसके अंदर एक प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोडक्ट रैप रहता है प्लास्टिक से। उस प्लास्टिक की जगह पे अब आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन रहती है, उसके अंदर कुछ भी चीज़ रखी रहती है, आपके पास कुछ भी आएगा, मोबाइल भी आएगा आपके पास, तो एक पॉलिथीन बैग में आएगा। हाँ। अब लोगों ने कंपनीज ने उसको कंपोस्टेबल पैकेजिंग यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो मार्केट तो बहुत बड़ा है इसके लिए और बहुत जगह जा सकते हैं, लेकिन हमें ये सब्जी वालों के पास नहीं जाना है। सब्जी वालों के पास, रेड़ी पटरी वालों के पास ये लोग टारगेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास अगर जाएंगे तो ये लोग तो वही लेकर के आ रहे हैं जो बाजार में मिल रहा है। बाजार में आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को रोकना पड़ेगा, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सबसे पहले उनको रोकना पड़ेगा। उसके बाद आपको होलसेलर्स को प्रमोट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये कंपोस्टेबल प्रोडक्ट करें। और मेरा ये कहना है कि कई रेस्टोरेंट्स हैं, कई मार्ट्स हैं, बहुत सारे, जैसे डी मार्ट हो गया, डी मार्ट पर आप कभी भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बैग मिलेगा 1 kg, 2 kg, 5 kg का, जिसमें आप ग्रोसरी वगैरह अपने लेकर के आते हैं। तो दे हैव स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड। सो कॉर्पोरेट लोग आ चुके हैं इसमें, और अब अपने को बस इसको प्रमोट करना है कि जहाँ जहाँ जा कर के और हम इसको अच्छे से बता सकें कि साहब एक ही तरीके का बैग है बाज़ार में जो गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड करके रखा हुआ है और जो सील लगा करके देता है कि साहब हाँ ये हमारा बैग जो है ये सर्टिफाइड फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है जो
हमें तो करना ही चाहिए, बट और भी लोगों को इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो अभी सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके बिजनेस के? फ्यूचर प्लान्स बस अब हम लोग कस्टमाइजेशन भी में भी आ गए हैं। अब हम लोग लोगों के ब्रांड्स जो हैं वो प्रिंट करके देते हैं बैग्स पे। सो अब धीरे धीरे चूँकि प्रोडक्ट भी नया है और प्रॉब्लम्स भी कई आती रहती हैं, कुछ मशीनरी भी हमारे पास में फ्रेंडली नहीं है यहाँ पे अभी, वो भी धीरे धीरे इन्वेंट होता जा रहा है। सो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स थे अब हम उनको ओवरकम करके और धीरे धीरे अब ग्रोथ की तरफ आना शुरू हुए हैं। कुछ प्लस साइड में जा रहा है बिजनेस, देख रहे हैं इसको। और कोशिश अब हम यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को इसके बारे में समझाया जाए, इस बारे में बताया जाए और मार्केट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना मार्केट में कंपोस्टेबल बैग्स का चलन स्टार्ट किया जाए। आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चलेगा कि जी। कैसे यूसेज आप कर सकते हो, कैसे वो बनता है, जी। कितना वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कितना नहीं है, और बाकी सब ऑल्टरनेटिव से कैसे वो डिफरेंट है। सर एंड में आ गए हैं पॉडकास्ट के। सो एज अ बिजनेसमैन आप जो यंगस्टर्स हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप अपने एंड से क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि खूब मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। और सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को जो करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरा 100% स्टडी करिए। किसी की भी बातों को सुनना नहीं, किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देने का। अपन को जो करना है वो जाकर के अपन खुद जब तक नहीं देख लेंगे और खुद जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे तब तक कोई भी काम नहीं बन सकता। आपको खुद की स्टडी आपकी बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इतनी अच्छी स्टडी होना चाहिए कि कल अगर आप मशीन लेकर के भी आ गए हैं और आपके पास अगर मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर भी नहीं है तो आप खुद मशीन स्टार्ट कर सके। आपके पास इतना दम होना चाहिए। हाँ। अपना दम होना, मैं उसको दूसरा वर्ड दूंगा कि आपके पास इतना दम होना चाहिए। हाँ। लोग बाग ये भी सोच करके पीछे हट जाते हैं कि साहब वो मेरा काम नहीं है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। सब आप ही का काम है, बिजनेस आप ही ने स्टार्ट किया है, मेहनत आप ही को करनी है, पसीना आप ही को बहाना है। जैसे मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारा गला है तो हमारा गला हमारी थूक से गीला होता है और किसी का इससे नहीं हो सकता। सो वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि जो मेहनत आप करोगे वो आप ही के लिए काम में आएगी। True. और आप ही उस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। मेहनत बहुत ज़रूरी है। निरंतर लगातार आपको बार बार सुबह से शाम तक, जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ जाएगी, आपके खून में वो चीज़ नहीं आ जाएगी कि नहीं यार ये मेरा काम है और मुझे करना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। सो जिस दिन आपके खून में वो चीज़ आ गई और सुबह से शाम तक, मैं तो ये कहता हूँ आपको सपने भी अगर आपके बिजनेस के ही आ रहे हैं और सपने में भी अगर आप अपने बिजनेस को ही प्रमोट होता हुआ देख रहे हैं, सपने में भी आप किसी से डील कर रहे हैं अगर, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर वो चीज़ आ गई है। अब आपका बिजनेस सफलता की तरफ जाने वाला है। सो आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे, बी इट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बी इट सर के प्रोडक्ट के बारे में, कंपोस्टेबल बैग्स के बारे में, या कुछ सर ने जो चैलेंजेस फेस किए मे बी उससे आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिली होगी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड आगे हम और प्लान करते हैं पॉडकास्ट आपके साथ में ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स तो मुझे ही मिले हैं, सो ऑडियंस को भी मिले ही होंगे। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तो ये था एक फुल एपिसोड डेडिकेटेड टू द बिजनेस आइडिया रिलेटेड टू कंपोस्टेबल बैग्स। इन्वायरमेंट को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है एंड सबकी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये हमें तय करना है कि हम किस रोल में फिट बैठ रहे हैं। ऐसे ही और इंसाइटफुल एपिसोड्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible, and also suggestions are do welcome in the comment section. Thank you for watching.